जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 के फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम 27 जुलाई को देने वाले हैं, तो उनका जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है उसका यहाँ पे सॉल्यूशन को हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर के लेकर आ चुके हैं। तो जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, वीडियो में अंत तक बने रहेगा, उनका जो कि मैथ का पेपर इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सभी के पास इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी क्लास 10 के छात्र छात्राएँ विद्यार्थी हैं सभी के पास ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस वीडियो में बताएंगे इसका PDF आपको किस तरह से मिलने वाला है, और आपको क्या करना है, इसका जो सभी आंसर को आप लोग नोट करना है। आपको ये नहीं कि मैथ का एग्जाम है तो सिर्फ फर्स्ट टर्मिनल में आएगा। मैथ का एग्जाम बिल्कुल, मैथ का प्रश्न बिल्कुल पैटर्न सेम रहता है, बस आपका डिजिट चेंज रहता है। तो यही सब प्रश्न आपका हो सके तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, 3 घंटा 15 मिनट का आप लोग का टाइमिंग मिलेगा। आपको बोर्ड एग्जाम में भी 3 घंटा 15 मिनट का ही टाइमिंग मिलने वाला, और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। खंड A में आपका पास 19 प्रश्न रहेगा, खंड B में आपका सब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जैसे ही सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो आप लोग के बीच आता है तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो यह प्रश्न संख्या 1 से 60 तक आपका दिया गया प्रश्न, जिसमें से 4 विकल्प है, उसमें से मात्र 50 प्रश्न को आपका उत्तर देकर आना है। ठीक है, तो चलिए मतलब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न बोला गया इनमें कौन अभाज्य संख्या, बताइए इसमें अभाज्य कौन है। 84, 87, 91। तो देखिए इसमें से अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक, ठीक है, एक और वो अपने संख्या से ही भाज्य हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा था। देखिए 84 भी क्या है, ये कट रहा है। 87 भी देखिए यहाँ से हम लोग को डिवाइड हो जाएगा। देखिए 91 भी हो जाएगा, कि कैसे हो जाएगा 91, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 7 91। तो देखिए 91 भी क्या हो गया, अपने संख्या के अलावा दूसरों से भी लग जा रहा है। तो ये भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या। इसमें से कोई नहीं ऐसा है जो अभाज्य संख्या, तो इसलिए इसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है इनमें कौन संख्या न भाज्य है और न ही अभाज्य है। बताइए कौन सी संख्या, हमेशा ये क्वेश्चन को याद कर लीजिए, आपको पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा ऐसा संख्या होता है जो तो ना तो अभाज्य होता है ना ही भाज्य होता है। तो हम लोग एक को क्या रखते हैं, एक को ना तो हम लोग भाज्य में रखते हैं और ना ही हम लोग अभाज्य में रखते हैं। और 2 क्या है, तो 2 यहाँ पे एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 और 2 इसके अलावा ये किसी से भाज्य नहीं होता। तो 2 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ बोला कि ना भाज्य और ना ही अभाज्य, तो यहाँ पे देखिए एक क्या है, ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो क्या हो जाएगा, एक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है भाग लेमा द्वारा A इक्वल टू क्या है, BQ प्लस R। ठीक है, BQ प्लस R जो भाग लेमा का क्वेश्चन है, उसमें B क्या है, यहाँ पे पूछा है कि B क्या है। तो ये B क्या है, तो B एक यहाँ पे भाजक है। ठीक है, याद रखिएगा B क्या है, भाजक है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, भाजक। अगला है कि भाग लेमा में A इक्वल टू क्या है, BQ प्लस R में Q क्या है, नॉट Q इक्वल टू 0। तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए Q इक्वल टू जब 0 होगा तो B भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कंडीशन, तो यहाँ पे B जो होगा वो B हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए A से। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि 200 के अभाज्य गुणनखंड 2 का अधिकतम घात क्या हो जाएगा। 200 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात। तो देखिए 200 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 से लगाएं तो 5 से 25। तो देखिए 2 का कितना घात हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो आपसे 2 से पूछा है तो 2 का कितना हो जाएगा, तो 2 का घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर घात आपसे पूछा है तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 का घात 3 हो जाएगा इसका युग्म। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, 3। अगला है इनमें कौन सा सहअभाज्य का युग्म है। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा संख्या है जो सहअभाज्य युग्म, यानी वही बोल रहा है कि अभाज्य युग्म इसमें से कौन सा जिसमें अपने और एक के अलावा किसी संख्या से भाज्य है। तो 4 को देखेंगे हम लोग, तो 4 क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 से भी भाज्य हो जाता है, 4 से भी हो जाएगा। इसी पर 6 को निकालेंगे हम लोग तो 2 गुना 3। तो इसमें भी देखिए 2 से 2 मैच कर गया। तो हम लोग सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जिसका HCF हमेशा क्या आए, उसका HCF हमेशा 1 आए, उसी संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसमें देखिए 2 हो जाएगा इसका HCF, तो ये भी नहीं होगा। अगला 14 21 को भी आप लोग निकालिए तो देखिएगा 7 दूनी 14 और यहाँ से 7 या 21, इसका भी HCF 7 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार 15 25 को आप लोग निकालेंगे तो 5 या 15 और 5 25, तो इसका भी HCF 5 आ जाएगा। तो अगला संख्या क्या है, 16 और 25 का जब हम लोग निकालेंगे HCF, ठीक है 16 और 25 का, तो 16 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। और 25 को निकालेंगे तो 5 गुना 5 हो जाएगा। बताइए इसमें कोई ऐसी संख्या है जिसका CF मिला हो, तो इसका CF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा सिर्फ। तो इसका CF 1 हो जाएगा। तो वैसी तो संख्या जो इसका CF 1 हो उसी को हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इनमें कौन सा युग्म जुड़वा अभाज्य है। बताइए इसमें से कौन सा युग्म है जो जुड़वा अभाज्य है। तो जुड़वा अभाज्य क्या हो जाएगा, तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या सभी को मालूम है क्योंकि 1 और 2 के अलावा नहीं होता है। 3 भी क्या हो जाएगा, 1 और 3, ये भी क्या हो जाए कि अपने और एक के अलावा किसी से भाजना उस संख्या को
को अभाज्य संख्या बोलते हैं। 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बाई के पावर 5 - 4 को बाई स्क्वायर प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? अगर बाई स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग बाई के पावर 5 -4 से जब हम लोग इसको भाग देंगे तो आपको जो इसका क्या हो जाएगा, इसका भागफल क्या आएगा? तो इसका भागफल आप लोग देंगे तो भागफल आपका 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 2। अगला है बहुपद px का एक शून्यक 4 है तो px का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? अगर शून्यक दिया गया है यानी x = 4 है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो 4 को इधर लाएंगे तो x - 4 = क्या हो जाएगा? 0। तो ये इसका गुणनखंड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन -डी सही आंसर हो जाएगा, x - 4। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला है x² - 5x + 6 के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? x² - 5x + 6 के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो पहले हम लोग इसको इसे गुना करेंगे तो 6 ही बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे? तो x² - x, उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे संख्या जिसको गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 5। तो 3 और 2 हम लोग करेंगे, देखिए 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? x² - 3x और -2x और +6, क्योंकि इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ से x कॉमन क्या बचेगा? x - 3, यहाँ -2, यहाँ भी क्या हो जाएगा? x - 3। तो 2 शून्य निकलेगा, x - 3 और x - 2। ठीक है, 2 को हम लोग को बीच निकल के आ गया, क्या आ गया? एक तो आ गया x - 3 और क्या हो जाएगा? सॉरी डियर, है आप लोग शून्यकों का गुणनफल पूछा तो इतना आप लोग का नहीं करना। अगर शून्य का आप लोग से पूछता है तब आप लोग निकालते हैं x - 3 x - 2, लेकिन आप लोग से क्या पूछा? आप लोग से सीधा गुणनफल पूछ दिया। तो गुणनफल क्या होता है? यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है, सभी को मालूम है। तो c यहाँ कितना है? 6 है और a कितना? 1 है। तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा इसका सही आंसर। शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो बताइए रैखिक बहुपद जो होते हैं उसके कितने शून्यक होते हैं? यानी रैखिक बहुपद तो x भी तो एक क्या है? रैखिक बहुपद है, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका शून्यक तो हमेशा 1 ही आएगा, तो एक शून्यक आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बहुपद x² - kx - 42 का एक शून्यक -3 है तो k का मान क्या हो जाएगा? यानी x के जगह आप लोग को क्या रखना है? -3 को रख देना है, तो आप लोग k का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए -3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3 k हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे और -42 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 + 3k और -42। अब बताइए 42 में से जब 9 जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी? 42 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग को? बताए 42 में से जब 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 33 जाएगा। तो 33 को हम लोग कितना से काटेंगे? तो 11 से काट सकते हैं, 11 × 33, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे k का मान कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 2x² - 4x - 6 का एक शून्यक आप लोग से पूछ रहा है, ठीक है। शून्यक निकालना है तब इसको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के पहले वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुना कराएंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या बताइए जो हमको घटाने पे 4 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और जोड़ने पे हम गुना करने पे हम लोग को 12 आना चाहिए। तो कौन सी संख्या यहाँ पे हो जाएगी? तो देखिए हम लोग पहले इसको इक्वेशन को लिखेंगे 2x² - x, और बताइए कौन सा संख्या हो जाएगा? तो 6 - 2 करेंगे, देखिए गुना करेंगे 6 दूनी 12 और घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। -6 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x² माइनस यहाँ पे 6x और माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2x और -6 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? 2x कॉमन तो क्या बचेगा? अंदर x बचेगा, तो x - 6 और प्लस यहाँ पे 2 बचेगा। अगला क्या बचेगा? x - 6। यहाँ से 2 शून्य निकलेगा तो एक तो यहाँ से कितना हो जाएगा? तो एक तो यहाँ से -1 हो जाएगा जो कि ऑप्शन में दिया गया। दूसरा हम लोग x - 6 = 0 करेंगे तो x = यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? तो एक शून्य पूछा तो ऑप्शन में कितना है? तो ऑप्शन में देखिए दिया गया है 1 - 1 2 -2। तो इसका क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि एक शून्य था, आप लोगों को पता है कि 2x यहाँ पे क्या था? 2x + 2 = 0। तो यहाँ से हम लोग जब निकालेंगे 2x = तो कितना -2 और x = निकालेंगे तो -2/2, तो कितना हो जाएगा? x = -1। तो x = -1, शून्य किसका निकल गया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, -1। अगला है कि समीकरण ax + by + c = 0 के कितने हल संभव है? बताइए। जब हम लोग समीकरण जो है ax + by यहाँ पे होना चाहिए बाबू ax², ठीक है, ax² + bx + c = 0 के कितने हल संभव होगा? तो अनगिनत हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, अनगिनत हल। अगला प्रश्न है कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है? जो रैखिक बहुपद होता है, ठीक है, रैखिक बहुपद जो होता है यानी जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका जो आलेख होता है, उसका जो ग्राफ होता है किस तरह का होता है? तो सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सरल रेखा। सभी लोग नोट करते चलेंगे, यही सब प्रश्न आपका सेंटअप एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो आप लोग सभी को अच्छे से पढ़ना है, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही नहीं, आपके लिए 10th के लिए पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे बहुपद 2x² - 10x + 6 का एक शून्यक क्या है? ठीक है, आप लोग से शून्यक पूछा तो देखिए 6 दूनी 12, तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ने पे 10 और गुना करने पे 12 है। तो हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे? तो हम लोग को फार्मूला पता है, सीधा 4 विधि क्या होता है? -b + -√, क्या होता है? b² -
4AC बटा क्या होता है 2A होता है। इस फार्मूला में आप लोग सभी का वैल्यू रखेंगे तो आपका शून्य निकल जाएगा। तो इसको आप लोग आसानी से खुद से आप लोग कर लेना और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगला 17 नंबर प्रश्न है ax² प्लस bx प्लस c का आलेख कैसा होगा। a/² प्लस b/+ प्लस c का जो आलेख होगा वो याद रखिएगा हमेशा क्या होगा परवलय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, परवलय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। विरोधी समीकरण जो युग्म होते हैं वो कितने हल होते हैं। तो विरोधी समीकरण युग्म के याद रखना है कि कोई हल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि a1 = a2 a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। ठीक है, तो इसका क्या होता है कोई हल नहीं होता। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, विरोधी समीकरण के लिए यहाँ पे क्या होता है कोई हल नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि y = 6 का आलेख कैसा होगा। y = 6 यानी कि y = 6 तो आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये y है। ठीक है, और ये क्या है x है। ये y = क्या है 6 है, यानी y = 6 है। तो इसका जो ग्राफ है उसका आलेख कैसा होगा। तो देखिए ये क्या है x अक्ष के क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। तो x अक्ष के हम लोग समांतर लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा x अक्ष के समांतर। अगला प्रश्न क्या है 20 नंबर प्रश्न बोला गया है बिंदु 5,8 की x अक्ष से लंबिक दूरी होगी। बताइए बिंदु 5,8 की x अक्ष से लंबिक दूरी हो जाएगी। तो बिंदु देखिए आप लोगों को वही प्रश्न बोला गया कि ये x है ये y है और क्या बोला है कि 5 इधर से और इधर से कितना है 6 है, ये 6 ये 5। तो क्या बोला है सॉरी यहाँ से कितना है 8 है। ठीक है 8 है, y से 8 है और ये तो x अक्ष से लंबिक दूरी। तो ये जो x अक्ष है इससे लंबिक दूरी ये कितना है, तो कितना है तो 8 है। तो इसका कितना हो जाएगा 8 यूनिट हो जाएगा। ठीक है 8 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 8 यूनिट। अगला है बिंदु -4,0 से मूल बिंदु की दूरी क्या होगी। बताइए इसका जो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए जो होता है फॉर्मूला वो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है। लेकिन आप लोगों को मूल बिंदु दिया रहा है तो आप लोग मूल बिंदु को छोड़ देना है, सीधा आप लोग क्या करना है x² प्लस क्या करना है y² कर देना है। तो देखिए x² यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, यानी 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 21 का। ठीक है, अगला है कि बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में, यानी पहला प्लस दूसरा माइनस कौन सा चतुर्थांश में है। तो याद रखिएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। आप लोगों को इस सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ा चुके हैं, आप लोग नहीं देखें तो चाहिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट आप लोग का 10th का मैथ का बना हुआ है, तो आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है बिंदु 3, -4 से मूल बिंदु कितनी दूर है। बताइए 3, -4 से मूल बिंदु कितनी दूर है। ठीक है, मूल बिंदु के लिए फिर पूछा है तो आप लोग क्या करेंगे विद्यार्थी। तो x² प्लस y² हम लोग सीधा कर देंगे तो क्या करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 किसका वर्गमूल है 5 का। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 5 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। आप लोग से पूछा गया 24 नंबर कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक सभी विद्यार्थियों को मालूम होगा 0,0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिंदु 2,0 और -1,4 के बीच की दूरी। तो आप लोग अभी बताएं क्या होता है दूरी निकालने के लिए आप लोग कर सकते हैं y2 - y1 के होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 के होल स्क्वायर। आप लोग को ये आगे रखे या पीछे रखे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो इसका आप लोग आंसर करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 7 यूनिट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। बताइए मिनट की सुई पूछा गया कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि कितने हो जाएगा। तो बताइए इसका सही आंसर कितना होगा। तो मिनट की सुई तो बताइए 1 घंटा में कितना डिग्री का सॉरी डियर जो मिनट का सुई होता है जो एक चक्कर कितना मिनट में लगाता है तो 60 मिनट में लगाता है। ठीक है 60 मिनट, तो 60 भाई हम लोग क्या करेंगे और 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन जाता है 360 का कोण बन जाता है। तो हम लोग जब इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा तो 1/6, यानी कि 6 डिग्री का कोण हमेशा वो 1 मिनट में बनाती है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है 6 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाले चाप की लंबाई क्या हो जाएगी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाले चाप की लंबाई क्या हो जाएगी। तो क्या होता है चाप की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं θ/360 इंटू क्या करते हैं 2πr लगाते हैं। तो यहाँ से देखिए थीटा कितना आप लोग दिया कि 90 दिया गया, यहाँ से 360 और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7 और यहाँ से r का वैल्यू कितना है 7 है। 7 से 7 कैंसिल और यहाँ से 9 चौका 36 यानी 1/4, 1/4 से 2 2 4 और 2 से हम लोग काट देंगे 22 को तो 11, यानी 11 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 28 नंबर उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 21 एवं केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। बताइए तो इसका क्या हो जाए। तो इसको हम लोग फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया तो क्या निकालेंगे θ/360 इंटू क्या करेंगे हम लोग πr² कर देंगे। यहाँ पे πr², थीटा कितना है 60 है, यहाँ पे 360 लिखेंगे इंटू पाई का वैल्यू 22/7 होता है इंटू r का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 21 है तो 21 गुना 21 करेंगे तो 7 या 21 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 6 6 का 36
तो यहाँ से 3 दूनी 6 और इसको हम लोग करेंगे तो 11 दूनी 22। ठीक है, अब 21 गुना जब 11 आप लोग कीजिएगा तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला है 29 नंबर, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो सभी को मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू कितना है, पाई मेरे को ऑप्शन में पाई के रूप में है तो पाई ही रहने देते हैं, और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुना 5, तो कितना हो जाएगा 25 पाई हो जाएगा। इसका 25 पाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, और क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि वृत्त का परिधि और व्यास का अनुपात कितना होता है। तो वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर होता है, और वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा तो d/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा d/2, यहाँ पे क्या हो वृत्त के परिधि और व्यास में। ठीक है, परिधि और व्यास में आप लोग से पूछा गया। ठीक है, परिधि और व्यास निकालना है, तो वृत्त का परिधि कितना होता है विद्यार्थी 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, और यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या होता है जो डी व्यास दिया गया तो व्यास क्या होता है d = क्या होता है r/2 होता है, सॉरी r क्या होता है d/2 होता है। तो यहाँ पे व्यास आप लोगों को क्या है दिया हुआ है, तो क्या बोला कि व्यास का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आप लोग से पूछ रहा है यहाँ पे कि उसका जो व्यास है उस व्यास का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे, क्या करेंगे विद्यार्थी, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे r/2 कर देंगे। r/2 करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 2r हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग को 2 पाई r/2r हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, क्या बचेगा पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, तो 22/7 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 22 किलोमीटर दूरी तय करने में एक कार के पहिए को 25,000 चक्कर लगाना पड़ता है, तो पहिए की त्रिज्या कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पहिए की त्रिज्या किस तरह निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कुल दूरी निकालते हैं, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर, और सभी चीज़ सेंटीमीटर में, तो हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग इससे कितना करेंगे तो देखिए आप लोग 1000 से करेंगे तो मीटर में आए, फिर 2 जीरो और करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, इतना इक्वल टू हम लोग क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग हो जाएगा वृत्त की इतना चक्कर लगाता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे 2 पाई आर लगा देंगे। चक्कर कितना है तो 2500 है, सॉरी यहाँ पे कितना है 25,000 है, 25,000 इंटू क्या लगाएंगे 2 पाई आर। 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और आर का वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो आर ही तो निकालना है त्रिज्या, तो हम लोग देखिए यहाँ से आसानी से आर निकाल लेंगे। तो आर निकाल लेंगे, इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका जो आर का वैल्यू आपका आ जाएगा वो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि एक पहिए का व्यास आप लोगों को दिया गया 7 सेंटीमीटर है, एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, व्यास आप लोग को दिया गया वो 7 सेंटीमीटर दिया गया, तो पहिया द्वारा तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा आप लोग से पूछा है। ठीक है, व्यास दिया गया तो उसका दूरी हम लोग निकालेंगे, तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं 2 पाई आर करते हैं। ठीक है, 2 पाई आर, तो 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और आर का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि वहाँ व्यास दिया गया यहाँ पे रेडियस निकालना है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये है इतना है कितना हो जाएगा 11। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब एक पहिए का जो व्यास आप लोग को दिया गया था, और चक्कर में एक चक्कर में, ठीक है एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा, तो कितनी दूरी तय करेगा विद्यार्थी, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग को क्या करना है कमेंट सेक्शन में करना है। अगला प्रश्न है कि दो वृत्तों को परिधियों का अनुपात है 5:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। वृत्त के अगर परिधि का जो अनुपात है वो 5:7 है, ठीक है, तो उसके त्रिज्या का भी अनुपात हमेशा 5:7 ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि का सांख्यिकीय मानों का अनुपात क्या होता है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है पाई आर स्क्वायर होता है, और हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर होता है। पाई से पाई देखेगा तो कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, क्या आया r/2, तो इसका क्या हो जाएगा r/2, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। तो r/2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इनमें किसका मान 1 से अधिक है, बताइए इनमें से किसका जो मान है वो 1 से अधिक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें से आप लोग को tan 50 डिग्री का मान है जो 1 से अधिक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, ये tan 50 है, तो ये बिल्कुल 1 से अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है इनमें किसका मान सबसे कम होता है, सबसे कम किसका मान होता है, तो sin 90 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और tan 45 का वैल्यू भी 1 होता है। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, इसलिए सबसे कम किसका मान हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा cos 90 का। अगला है इनमें किसका मान सबसे अधिक होता है, बताइए इनमें से किसका मान सबसे अधिक होता है, तो इसका सही आंसर क्या होता है tan 45 का मान होता है, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, बाकी सबका आपको देखेंगे तो बटा में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो 2 cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 cos यहाँ पे लगाएंगे 2 और थीटा का वैल्यू कितना है 30 है, तो यहाँ से 2 cos क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा बाबू, ठीक है 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो 2 × 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आया 1 आ गया इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ये करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है इनमें से किसका मान 0 होता, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बाबू बताइए। साइन इसमें से किसका मान 0 होता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है आप लोग बताएंगे। इनमें सभी क्या हो जाएगा बताइए, इसमें से किसका मान 0 होता है। ठीक है, तो किसका मान 0 होता है तो आप लोग इसको बताना है, तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है विद्यार्थी, याद रखिएगा। तो कॉस 0 का वैल्यू हम लोग को 1 होगा, तो कॉस 90 का वैल्यू भी 0 होता है, याद रखिएगा। साइन 0, कॉस 90 और कॉट 90 तीनों का 0 होता है, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग क्या है कि साइन 60 डिग्री का मान इनमें से किसके बराबर होगा। साइन 60 डिग्री का जो मान है वो किसके बराबर होगा, तो कॉस 30 का वैल्यू के बराबर होगा। जो साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का होगा। साइन स्क्वायर 90 प्लस टेन स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन 90 का वैल्यू कितना था 1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 10 का वैल्यू कितना था 1 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 = कितना हो जाएगा 2। इसका आंसर आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 होता है। तो थीटा यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल सेम है दोनों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग अगर सभी आंसर पाना चाहते तो आप लोगों को बताते हैं, आप लोग वहाँ से सभी आंसर को पा सकते हैं। ऐसे आप लोग वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है। तो चलिए आप लोग बताते हैं इसका जो PDF है वो आपको कहाँ मिलेगा। तो आप लोग PDF के लिए आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को, ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग और टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। आपका जो PDF है इसका आप लोग को वहीं पे मिलने वाला, तो आप लोग इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे, क्या करेंगे जस्टवेल एजुकेशन को सर्च करेंगे और वहाँ पे आप लोग का क्लास 10 का सेक्शन उस पर जाके आप लोग इसका PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी क्लास 10 का आप लोग के साथी हैं मित्र हैं सभी के पास इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसके बाद वाले आने वाले वीडियो भी आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।